शुरू करते हैं इसका दूसरा पार्ट, अटैक्ड बाय द आइज़ का। कल हमने पढ़ा था यहाँ तक। हमने कल पढ़ा था ये लास्ट पैराग्राफ तक, और स्टोरी यहाँ तक ये थी कि ठंडी बढ़ रही है तो जो सेलर्स हैं यानी जो क्रू मेंबर्स हैं वो कैप्टन हैटर्स के अगेंस्ट होते जा रहे हैं और वो विंटर क्वार्टर में जाने की सोच रहे हैं। और जो एक शैंडन नाम का ऑफिसर है वो सेलर्स को अपने सामने कैप्टन हैटर्स के बारे में कुछ उल्टी पल्टी बातें करने की अनुमति दे देता है, यानी उनको रोकता नहीं है, कुछ भी वो बोलते हैं उल्टा सीधा। तो अब इसके आगे है नेक्स्ट ये देखना कि उनकी बातचीत क्या होती है। देखते हैं इसके आगे। मिस्टर शैंडन, कांट वी नॉट गो बैक नाउ, आस्क्ड ग्रीपर। ये ग्रीपर नाम का एक सेलर है जो मिस्टर शैंडन से पूछता है कि क्या हम लोग वापस नहीं जा सकते यहाँ से अब। नो, नाउ इट इज़ टू लेट, आंसर्ड शैंडन। शैंडन जवाब देते हैं कि नहीं, अब बहुत देर हो चुकी है, अब वापस लौटने का समय नहीं रहा। देन शुड वी मेंटली प्रिपेयर आवर सेल्फ फॉर गोइंग इन टू विंटर क्वार्टर्स, आस्क्ड अनदर सेलर। तो दूसरा सेलर पूछता है कि वापस अगर हम नहीं जा सकते तो क्या हम अपने को मेंटली इस बात के लिए तैयार रखें कि अब हमें आराम मिलेगा, हम विंटर क्वार्टर्स में जाएंगे, यानी कि रुक करके एक जगह रुक करके सर्दियां बिताएंगे। इट्स आवर ओनली रिसोर्स, नो वन वुड बिलीव मी। अब जो ये शैंडन नाम का ऑफिसर है वो सीधे सीधे जवाब नहीं देता, वो घुमा फिरा के जवाब देता है, यानी वो इन सेलर्स को ये फील नहीं होने देता कि वो उनकी साइड नहीं है, लेकिन ये सीधे ये भी नहीं विरोध उनको डांटता भी नहीं है, सीधे उनको मना भी नहीं करता, यानी वो बीच की स्थिति में है, दोनों तरफ से मिला हुआ है ऐसा लगता है। या फिर कहिए कि वो जानबूझ करके वो सेलर्स के साथ वो थोड़ा लूजली बात करता है ताकि सेलर्स के मन की बात निकाली जा सके। तो वो कहता इट इज़ आवर ओनली रिसोर्स, ये हमारा इकलौता संसाधन है। कोई मेरी बात नहीं मानेगा, हो सकता है कोई मेरी बात ना माने, लेकिन वो मेरा हम लोगों का इकलौता रिसोर्स है, यानी कि वही एक हमारे लिए अंतिम विकल्प है कि हम यहाँ पे रुकें और आराम से ठंडी बिता लें, फिर आगे मूव करें। द नेक्स्ट टाइम दे विल बिलीव यू, सेड पेन हु हैड रिटर्न टू ड्यूटी। एक पेन नाम का सेलर जो अभी अभी आके ड्यूटी ज्वाइन किया है वो कहता है कि अगली बार जब आप बोलोगे तो लोग आपकी बात का विश्वास करेंगे, यानी इसकी तरफ इशारा ये है कि अगली बार आप कैप्टन हो जाओगे तो आप जो भी बोलोगे लोग आपका आदेश मानेंगे, ये उसके कहने का मतलब है। सिंस आई शैल नॉट बी इन कमांड, एडेड शैंडन। शैंडन सीधे सीधे कहता है कि तब तक शायद मैं कमांड में ना रहूं। हु कैन टेल, रिमार्क्ड पेन। पेन कहता है कि कौन जाने आप रहोगे नहीं रहोगे। जॉन हैटर्स इज़ फ्री टू गो एज फार एज ही चूजेज, बट नो वन इज़ ऑब्लाइज्ड टू फॉलो हिम। अब ये जो पेन नाम का व्यक्ति है ज़्यादा ही खुल्लम खुल्ला विरोध कर रहा है। ये कह रहे हैं कि जॉन हैटर्स जहाँ चाहें, जितना दूर चाहें वो जाएं, उनको आज़ादी है जाने की, बट नो वन इज़ ऑब्लाइज्ड टू फॉलो हिम। लेकिन वो जहाँ जहाँ जाए, उनका पागलपन जहाँ उनको ले जाए उनके साथ दूसरा भी कोई जाए, इसके लिए कोई वादे नहीं है, इसके लिए ये क्यों हो कि दूसरा भी उनके साथ साथ जाए। जस्ट रिमेंबर, रेज्यूम्ड ग्रीपर। अब ग्रीपर फिर अपनी बात आगे बढ़ाता है और कहता है याद रखो हिज फर्स्ट वॉयाज टू बफिन्स बे एंड व्हाट कम ऑफ इट। जो ग्रीपर है वो याद दिलाता है कि अच्छा याद करो पिछली ही बात कि बफिन बे में इन्होंने यात्रा की थी, यानी कैप्टन हैटर्स के लिए कह रहा है कि कैप्टन हैटर्स ने पिछली बार बफिन बे में यात्रा की थी, उससे क्या मिला, कुछ तो नहीं मिला।
वी डू नॉट केयर टू सेक्रीफाइस आवर सेल्स फॉर द विम्स ऑफ दैट मैन कंटिन्यूड पेन। पेन कहता है कि उस व्यक्ति के एक पागलपन की वजह से हम अपनी जान क्यों गंवाएं। यानी कैप्टन हैटर्स को इस ठंडी में आगे बढ़ने का लगातार जुनून है, तो वो रहे, उनके जुनून के लिए हम क्यों अपनी जान दें। Not to lose all the wages we have earned working so hard, added क्लिफ्टन। क्लिफ्टन एक नया सेलर है, तब तक वो बोलता है कि इतनी मेहनत से, इतना दिनों से हम इस जहाज़ पे काम कर रहे हैं, इस जहाज़ पे साथ हैं, और फिर हम अपनी इतने दिनों में जो हमने कमाया है उसे क्यों गंवाएं। उसके कहने का मतलब ये है कि इतने दिनों से मेहनत करके, सारी कठिनाइयाँ झेल करके इस जहाज़ पे हम काम कर रहे हैं, और इसके बदले में जो भी हमने पैसा कमाया है, अगर हम मर जाएंगे तो उस पैसे का क्या यूज़ होगा, वो मिलेगा नहीं मिलेगा, क्या यूज़ होगा उसका। बट आस्क्ड ग्रीपर, शैल वी नॉट लॉस देम इफ़ वी गो बैक विदाउट द कैप्टन। लेकिन ग्रीपर पूछता है कि लेकिन क्या हम लोग बिना कैप्टन के वापस लौट जाएं तो तब भी तो हम वो जो हम कमाए हैं वो खो देंगे। मतलब ये है ग्रीपर के कहने का, कि तुम्हारे कहने का मतलब है कि कैप्टन हैटर्स अकेले जाएं, हम वापस रहें या इनको छोड़ दें। लेकिन अगर हम कैप्टन को छोड़ करके, यानी कैप्टन हैटर्स को छोड़ करके वापस चले जाते हैं अपने घर, अपने जहाँ से हम लोग आए हैं वहाँ पे, या जिसने भेजा है, जिस राजा ने भेजा है उसके पास हम वापस चले जाते हैं कैप्टन हैटर्स को छोड़ करके, तब भी तो हम अपनी इस वेजेस को, यानी पैसे को गंवा देंगे जो हमने इतने दिनों में कमाया है। एक्चुअली मतलब इसका ये है कि जब शिप ट्रैवल करती थी तो सबको साथ जीना और मरना होता था। कोई एक आदमी को, सबको छोड़ करके या फिर कैप्टन को छोड़ करके कुछ लोग वापस नहीं आ सकते थे, कमिटमेंट होता था। नहीं तो ऐसा होगा कि परेशानियों में कैप्टन को मार देंगे या उसको फेंक देंगे या फिर उसको छोड़ करके वापस चले आएंगे बीच रास्ते में छोड़ करके उसको। तो इस तरह का रूल था कि वो छोड़ करके आएंगे तो उन्होंने जो भी, जितना दिन भी उन्होंने काम किया उसे कोई पैसा नहीं मिलेगा, हो सकता है कि ऊपर से पनिशमेंट ही मिल जाए। नॉट इफ़ वी कैन प्रूव दैट इट वॉज एब्सोल्युटली नेसेसरी टू रिटर्न, आंसर क्लिफ्टन। क्लिफ्टन बोलता है कि हाँ, मुझे पता है कि कैप्टन के बिना अगर हम वापस लौटेंगे तो हमारी वेजेस जो है वो नहीं मिलेगी हमको, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होगा। कंडीशन है कि अगर हम ये प्रूफ कर पाएँ कि उनको कैप्टन को छोड़ करके आना एकदम से ज़रूरी हो गया था, एब्सोल्युटली नेसेसरी हो गया था एकदम। अगर ये हम प्रूफ कर पाए कि कैप्टन को छोड़ करके आना एकदम ज़रूरी हो गया था, नहीं तो सबकी ज़िंदगी खतरे में पड़ जाती, तब ऐसा नहीं होगा, तब हमें हमारा वेजेस भी मिलेगा और कोई पनिशमेंट भी नहीं मिलेगा। रिलैक्स ग्रीपर, वी शैल हैव अ गुड कैप्टन whom Mr. Shandon knows. When a captain goes mad, he is dismissed and another appointed. Isn't that so? Mr. Shandon added Pen. फिर पेन आगे बोलता है कि ग्रीपर रिलैक्स, वी शैल हैव अ गुड कैप्टन, अब हमें एक अच्छा कैप्टन मिलेगा, होप मिस्टर सैंडन नो, जिसको मिस्टर सैंडन जानते हैं। इन्हें उसके कहने का मतलब है कि ग्रीपर रिलैक्स रखो, हमारा कैप्टन चेंज होगा जल्दी ही, और उसे जो जो नया कैप्टन बनेगा उसे शैंडन जानते हैं, यानी कि शैंडन नए कैप्टन बनने वाले हैं, ऐसा वो इशारा देता है। फिर कहता है कि व्हेन ए कैप्टन गोज़ मैड, अगर कोई कप्तान पागल हो जाए, ही इज़ डिसमिस्ड, तो उसे हटा दिया जाता है, एंड अनदर अपॉइंटेड, और दूसरा कैप्टन को अपॉइंट किया जाता है। एजेंट सो मिस्टर सैंडन एडेड पेन, पेन कहता है कि ऐसा ही होता है ना मिस्टर सैंडन। माई फ्रेंड्स आंसर्ड सैंडन, माई फ्रेंड्स आंसर्ड सैंडन इवासिबली, यू विल ऑलवेज फाइंड मी डिवोटेड टू यू। अब ये देखो कैप्टन सैंडन, जो मिस्टर सैंडन है,
वो यहाँ भी सीधे सीधे जवाब नहीं देता, ठीक है। यहाँ भी लिखा हुआ युवा सबली, यानी कि घुमा फिरा के टाल मटोल करने के अंदाज में बोलता है कि माय फ्रेंड्स, तुम लोग मुझे हमेशा अपने साथ पाओगे, यानी कि डिवोटेड टू यू, यानी कि तुम लोग पाओगे कि मैं हमेशा तुम लोगों के फेवर में काम करूँगा। लेट अस वेट एंड सी व्हाट टर्न्स अप, और कहता है कि देखो क्या होता है भविष्य में, अभी कैसे कहा जा सकता है कि आगे क्या होगा। द स्टॉर्म कुड बी सीन गैदरिंग, अब ये उनकी बातचीत का ख़त्म होता है मामला। अब यहाँ से फिर नई परिस्थिति बताना शुरू करते हैं कि अब जो जहाँ पे वो लोग थे वहाँ पे मौसम कैसा होना शुरू हो गया था। द स्टॉर्म कुड बी सीन गैदरिंग ओवर हैटर्स हेड बट बोल्डली एंड कॉन्फिडेंटली ही पोस्ट ऑन। अब ये देखा जा सकता था कि कैप्टन हैटर्स के सिर के ऊपर, यानी कि जहाँ उनकी जहाज़ थी फॉरवर्ड जहाँ पे जो थी उसके आसपास स्टॉर्म यानी कि तूफ़ान आने की संभावना बन रही थी, तूफ़ान वाली परिस्थितियाँ पैदा हो रही थी। बट बोल्डली एंड कॉन्फिडेंटली ही पुश्ड ऑन, लेकिन कैप्टन हैटर्स उस तूफ़ान वाली परिस्थितियाँ जो इकट्ठा हो रही थी, यानी जो तूफ़ान आने की जो परिस्थिति दिख रही थी, उस परिस्थिति में भी कैप्टन हैटर्स बहुत बोल्डली और बड़े कॉन्फिडेंस के साथ लगातार आगे बढ़ रहे थे, उनकी यानी जहाज़ को रोकने के फेवर में नहीं थे। इनफैक्ट इवन इफ ही हैड नॉट ऑलवेज मैनेज द ब्रिग एज ही वांटेड टू, जबकि सच्चाई ये थी कि जिस तरीके से जहाज़ को चलाना चाहते थे वो नहीं चला पा रहे थे, यानी कि परिस्थितियाँ ऐसी थी कि जहाज़ जिस तरफ से वो चाहते थे उस तरफ से नहीं जा पा रहा था, फिर भी वो लगातार आगे बढ़ते जा रहे थे। एंड कैरीड हर वेयर ही वॉज एंक्सियस टू गो, यानी कि जहाँ जहाँ चाहते थे कि जहाज़ उनको लेके जाए, जहाज़ वहाँ नहीं, उस दिशा में नहीं जा पा रहा था हमेशा, और जिस तरीके से वो चाहते थे चलाना उस तरीके से भी नहीं चला पा रहे थे, लेकिन फिर भी वो जहाज़ को रोक नहीं रहे थे, लगातार आगे बढ़ता जा रहा था। ही हैड स्टिल बीन वेरी सक्सेसफुल। The distance covered in 5 months was as great as what it had taken other explorers 2 or 3 years to make. लेकिन इन सब के बावजूद यानी वो पूरी तरह से सफल नहीं हो पा रहे थे, जैसा वो चाह रहे थे वैसा नहीं हो पा रहा था, फिर भी वो बहुत सफल थे, या ऐसा वो बहुत सफल उनको माना जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने इतने कम समय में, इतनी विपरीत परिस्थितियों के बावजूद उतने कम समय में, यानी 5 मंथ्स में, यहाँ ड्यूरेशन दिया हुआ है 5 मंथ्स में, यानी इतनी सारे परेशानियों के बाद 5 महीने में ही जितनी दूरी उन्होंने कवर कर ली थी, यानी जितना दूर वो अपनी जहाज़ को लेकर चले गए थे, वो एक अपने आप में महान उपलब्धि थी, क्योंकि उतनी ही दूरी को अगर कोई दूसरा एक्सप्लोरर होता, नहीं कि दूसरा कप्तान होता, तो शायद उतना दूरी तय करने में 2 और 3 ईयर्स, 2 से 3 साल लगा देता, जितना उन्होंने 5 महीने में जितनी दूरी तय कर ली थी। Hatteras was now obliged to go into winter quarters, but this would not alarm men of courage, experience and confidence. कैप्टन हैटर्स को भी लगने लगा था कि अब शायद परिस्थिति हो गई है ऐसी कि विंटर क्वार्टर्स में चले जाना चाहिए, यानी कि जहाज़ की एक जगह रोक करके ठंडी के बीतने के लिए हमें इंतज़ार करना चाहिए। लेकिन वो कहते हैं कि वास्तव में ऐसा नॉर्मल इंसान के लिए होता है, जो एक व्यक्ति जिसके पास करेज है, साहस है, एक्सपीरियंस है, अनुभव है और कॉन्फिडेंस है, आत्मविश्वास है, उसके लिए ये परिस्थितियाँ मायने नहीं रखती। यानी कि नॉर्मल लोगों के लिए ऐसा है कि इन परिस्थितियों में आराम करने बैठ जाए। जो ब्रेव पर्सन्स हैं, जिनके पास एक्सपीरियंस है और करेज है, वो रुकते नहीं, वो तो लगातार आगे बढ़ते ही जाते हैं। Hadn't Sir John Ross and McClure spent these three successive winters in the Arctic regions? फिर
अपने को और कॉन्फिडेंट और अपने को और करेज देने के लिए वो याद करते हैं पिछली बातें और सोचते हैं कि सर जॉन रॉस जो उनके पहले वहाँ पे आ चुके हैं उस एक्सपीडिशन पे, और मैक्क्लेयर ये भी उनसे पहले आ चुके हैं वहाँ पे। तो याद करते हैं कि क्या ये दोनों लोग जब वो आए थे तो यहाँ 3 सक्सेसिव विंटर्स यानी कि 3 साल लगातार ठंडी के मौसम में यहाँ पर, यानी 3 साल की ठंडियाँ लगातार उन्होंने यहाँ बिताई थी इसी क्षेत्र में। मेरा तो पहला साल है अभी यानी अगर वो रह सकते हैं यहाँ पे, वो यात्राएं कर सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं कर सकता। इफ़ दे कुड डू वाई डोंट ही, अगर वो सब कर सकते थे तो वो क्यों नहीं कर सकते, यानी कैप्टन हंटर्स क्यों नहीं कर पाएंगे। अगस्त 31 द टेम्परेचर फेल टू 13 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब 31 अगस्त का दिन आ गया, टेम्परेचर 13 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच गया, यानी कि 13 डिग्री फ़ारेनहाइट का मतलब है -10 डिग्री के आसपास। द एंड ऑफ द समर वाज एविडेंटली नियर। अब समर मंथ जो है एकदम नज़दीक आ गया था ख़त्म होने के कगार पे, यानी कि अब गर्मियाँ ख़त्म हो रही थी, ठंडी अब शुरू ही होने वाली थी, यानी ठंडी मतलब अच्छी वाली ठंडी शुरू हो जाएगी अब। -10 डिग्री ये पोलर रीजन के पास का है, तो वहाँ के ठंडियों में ये टेम्परेचर है, सॉरी वहाँ की गर्मियों में ये टेम्परेचर है। द फॉरवर्ड लेफ्ट एक्समाउथ आइलैंड एंड 3 days afterward she passed Table Island located in the middle of the Belcher Channel। अब जो जहाज़ की कंडीशन थी, यानी जो पोजीशन थी, वो क्या थी कि एक्स माउथ आइलैंड को वो छोड़ चुका था, एंड 3 days आफ्टरवर्ड, और एक्स माउथ आइलैंड से निकलने के 3 दिन बाद शी पास्ड टेबल आइलैंड, उसने टेबल आइलैंड को पार किया, लोकेटेड इन द मिडिल ऑफ द बेल्चर चैनल, और ये टेबल आइलैंड कहाँ है, बेल्चर चैनल के बीच में है। अब जहाज़ वहाँ पहुँच चुका है बेल्चर चैनल में टेबल आइलैंड को क्रॉस करके। अर्लियर इन द सीजन it would have been possible to reach Baffin's Bay through this channel, but at this time it was impossible even to think, as it was completely filled with ice, with not even a drop of open water for the pro for the pro of the forward। कह रहे कि थोड़ा सा और पहले अगर आए रहते, मौसम जो शुरू हो चुका है इसके थोड़ा और पहले आए रहते तो शायद ये संभव था, शायद क्या ये संभव था कि बफिन बे तक पहुंच सकते थे इस बेल्चर चैनल से होते हुए। लेकिन अभी जिस तरह का मौसम शुरू हो गया है, बट दिस टाइम, लेकिन इस समय इट वाज इम्पॉसिबल, इस समय उस बेल्चर चैनल से होकर बफिन्स बे में पहुंचना असंभव था। इवन टू थिंक एज इट वॉज कम्प्लीटली फिल्ड विथ आइस, कह रहे कि यहाँ तक कि इस समय इस मौसम में तो सोचना भी बेकार था, क्योंकि पूरा जो चैनल था, बेल्चर चैनल था, वो बर्फ़ से भर गया था। विथ नॉट इवन ड्रॉप ऑफ ओपन वाटर फॉर द प्रो ऑफ द फॉरवर्ड, उस बेल्चर चैनल में एक भी बूंद पानी नहीं दिख रहा था जिसमें कि जहाज़ आगे बढ़ सके। फॉरवर्ड के आगे बढ़ने के लिए कोई पानी नहीं था, बर्फ़ से पूरा जम गया था। फॉर द नेक्स्ट 8 months देयर आइज वुड सी नथिंग बट बाउंडलेस मोशनलेस आइस फील्ड्स। और अब ये बता रहे हैं कि अगले 8 महीनों तक, अब जब बर्फ़ जम गया है एक बार, तो अगले 8 महीनों तक जहाँ भी देखेंगे, जितना भी दूर तक देखेंगे, केवल बर्फ़ ही बर्फ़ दिखाई देगा और कुछ नहीं दिखाई देगा, यानी अगले 8 महीना केवल बर्फ़ ही जमे रहना है यहाँ पे। फॉर्चुनेटली दे कुड स्टिल गेट अ फ्यू मिनट्स फार्दर नॉर्थ, लेकिन अभी भी सौभाग्य से वो कुछ मिनट और यात्रा, कुछ मिनट की दूरी और तय कर सकते थे उत्तर दिशा में, बट ओनली बाई ब्रेकिंग द न्यू आइस विथ लार्ज बीम्स और बाई ब्लोइंग इट अप विथ चार्जेज ऑफ पाउडर। कह रहे कि बर्फ़ तो जमा है बेल्चर चैनल में चारों तरफ से, लेकिन अभी भी एक संभावना है
वो ये कि और भी कुछ मिनट तक यानी कुछ समय तक यात्रा वो आगे कर सकते हैं, लेकिन ये केवल तभी पॉसिबल होगा यात्रा कर पाना जब जो बर्फ़ जमी है उसको तोड़ा जाए, या तो बीम से यानी कि बड़े बड़े डंडों से मार करके, रॉड से मार करके तोड़ा जाए, या फिर एक्सप्लोसिव मटेरियल यानी चार्जेज ऑफ पाउडर यानी कि गन पाउडर लगा करके विस्फोट किया जाए और वो बर्फ़ टूटे और फिर जहाज़ आगे बढ़ेगी। क्योंकि बर्फ़ अभी नया नया जमा हो रहा है, तो अभी उतना मोटा उतना मजबूत नहीं है, तो उस बर्फ़ को तोड़ करके और भी कुछ दूर तक आगे बढ़ा जा सकता है। They needed to be especially cautious in calm weather when the temperature was so low that the passage closed quickly। और कह रहे हैं कि अगर तोड़ करके आगे बढ़ेंगे भी वो लोग, तो उनको बहुत ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है, ख़ास करके तब जब काम वेदर हो, यानी कि जब मौसम बिल्कुल शांत हो, कोई हवा ना हो, कोई तूफ़ान ना हो। ऐसे शांत मौसम में उनको ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि जब मौसम बिल्कुल शांत रहेगा, एटमॉस्फेयर शांत हो जाएगा, तो उस समय क्या होगा कि टेम्परेचर बहुत तेज़ी से नीचे गिरता है और जो रास्ता वो बनाएंगे काट करके, वो बहुत जल्दी से फिर जम करके बंद हो जाएगा। अ काम नाइट एंड एवरीथिंग वाज फ्रोजन। कहने कि एक रात बस शांत शांत मौसम हो जाए और फिर जो कुछ भी वो काट के बनाए रहेंगे सब कुछ फिर से जम के बर्फ़ में बदल जाएगा। Being exposed to the wind, icebergs, and the drift of the channel, the forward couldn't decipher where she was. Being exposed to the wind यानी हवा के बीच होने के कारण, यानी हवा चल रही है, आइसबर्ग और आइसबर्ग हैं उस चैनल में, एंड द ड्रिफ्ट ऑफ द चैनल, और चैनल खुद ड्रिफ्ट कर रहा है, यानी कि हवा तेज़ चल रही है। उस हवा के प्रेशर से जो नया नया बर्फ़ जमा हुआ है, वो बर्फ़ के टुकड़े भी बन रहे हैं और वो आइसबर्ग के रूप में उसमें तैर रहे हैं, छोटे छोटे। आइसबर्ग छोटा तो होता नहीं, बड़ा होता है, तो अपेक्षाकृत छोटे छोटे टुकड़े उसमें तैर रहे हैं। एंड ड्रिफ्ट ऑफ द चैनल, और चैनल जो है खुद, जब चैनल में बर्फ़ का टुकड़ा ऐसे छोटा छोटा पार्ट मिला के वो मूव कर रहा है, तो उसको कह रहे हैं कि चैनल पूरा ड्रिफ्ट करता समझ में आ रहा है। ऐसे में क्या हो रहा है, फॉरवर्ड कुडंट डेसिफर वेयर शी वाज, तो जो फॉरवर्ड पे लोग हैं यानी जो कैप्टन हैटर्स और उनके क्रू मेंबर, उनको ये नहीं समझ पा रहा, डेसिफर नहीं कर पा रहे हैं, यानी कि उसको समझ नहीं पा रहे हैं कि वो वास्तव में वो हैं कहाँ, यानी उनकी लोकेशन क्या है, वो किस दिशा में जा रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा उन लोगों को। Hence a safe protection was the first thing to be found। इसलिए जो लोग थे उस जहाज़ पे, उन सब की एक ही बात थी, प्राथमिकता में अब एक बात सबको समझ में आने लगी कि एक अपना सेफ प्रोटेक्शन पहले लिया जाए, अपने को सुरक्षित करने की व्यवस्था किया जाए। Hoping to reach the coast of New Cornwall and to find a sufficiently sheltered bay beyond Point Albert, Hatters persistently moved northward। इस उम्मीद के साथ कि इस तरह से जब जो ड्रिफ्ट कर रहा है चैनल के साथ आगे बढ़ रहा है धीरे धीरे जहाज़, ये पहुँचेगा पॉइंट एल्बर्ट से अलग थोड़ा हट करके न्यू कार्नवाल में, कोस्ट ऑफ न्यू कार्नवाल पहुँचेगा, यानी न्यू कार्नवाल के कोस्ट पे पहुँच जाएगा। ये उम्मीद है कैप्टन हैटर्स को, कन्फर्मेशन नहीं है, केवल उम्मीद है कि इस तरह से चलेगा तो न्यू कार्नवाल के कोस्ट पे पहुँचेगा और वहाँ पे क्या होगा, सफिशिएंटली शटर्ड बे बियॉन्ड पॉइंट एल्बर्ट, और पॉइंट एल्बर्ट से हट करके थोड़ा दूर होगा और वहाँ पे सुरक्षित एक जगह मिलेगी रहने के लिए, रुकने के लिए। और इस उम्मीद के साथ कैप्टन हैटर्स परसिस्टेंटली मूव नॉर्थवर्ड, निरंतर उत्तर दिशा में बढ़ते जा रहे हैं। अब अगस्त बीत गया, सितंबर आ गया। ऑन सितंबर 8 एन इम्पेनिट्रेबल मास ऑफ आइस ले बिटवीन हिम एंड द नॉर्थ।
अब 8 सितंबर आ गया चलते चलते, और इस दिन ये हुआ कि उनकी जहाज़ इस तरफ थी और आगे दूसरी तरफ जो रास्ता था उसके बीच में एक इम्पेनिट्रेबल मास ऑफ आइस आ गया, यानी कि एक इतना बड़ा और मोटा बर्फ़ आके बीच में जम गया। आगे जो उनको रास्ता दिख रहा था उस वो आगे रास्ता था, पीछे उनकी जहाज़ थी, बीच में वो बहुत बड़ा सा ऐसा बर्फ़ का टुकड़ा था जो इम्पेनिट्रेबल था, यानी कि उसको तोड़ करके आगे बढ़ना असंभव लग रहा था। एंड द टेम्परेचर ड्रॉप टू 10 डिग्री फ़ारेनहाइट, और टेम्परेचर गिर के 10 डिग्री फ़ारेनहाइट हो गया, यानी कि लगभग -12 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर आ गया। हैटर्स एंक्ससली सर्च्ड फॉर अ पैसेज बट इन वेन। कैप्टन हैटर्स ने बड़ी एंक्ससली यानी कि बहुत उत्सुक होकर देखी कि कहीं दाएं बाएं से इधर से उधर से कहीं कोई रास्ता मिल जाए जहाँ से जहाज़ को निकाल के सेफ ले जाया जा सके, लेकिन इन वेन यानी कि बेकार हुआ, कोई रास्ता मिला नहीं आगे बच करके निकलने का उससे। He risked his ship 100 times and escaped from innumerable perils with wonderful skill. उनके करियर में ये रिकॉर्ड था कि उन्होंने इस तरह से सैकड़ों बार जहाज़ों को इस तरह के खतरे में डाला था, और अपनी चतुराई से, वंडरफुल स्किल से, अपनी चतुराई और अपनी कार्यक्षमता से वो इस तरह से सैकड़ों बार इस तरह की परेशानियों से, असंख्य बार, इनन्यूमरेबल पेरिल्स लिखा है, असंख्य बार इस तरह की परेशानियों से उन्होंने बाहर निकला है। उनके अंदर एक क्षमता थी, किस तरह से रिस्क लेकर के आगे काम करते थे और फिर अपने स्किल से उससे बाहर निकल जाते थे, और ऐसा असंख्य बार हुआ, यानी इनन्यूमरेबल टाइम हुआ। ही माइट हैव बीन एक्यूज्ड ऑफ इम्प्रूडेंस एंड रेकलेसनेस बट ही वॉज वन ऑफ द बेस्ट ऑफ सेलर्स। इस तरीके से वो काम करते थे कि इन खतरे में डाल के जहाज़ को आगे बढ़ाते थे। इसके लिए ये उनके ऊपर आरोप लग सकता है कि वो इम्प्रूडेंस है, यानी कि अविवेकी हैं, यानी कि बुद्धिमान व्यक्ति नहीं हैं, और रेकलेसनेस यानी कि लापरवाही का उनके ऊपर आरोप लग सकता है। लेकिन इन सब के बावजूद क्या थे, ही वॉज वन ऑफ द बेस्ट सेलर्स। लेकिन इन सब के बाद भी वो सबसे अच्छे सेलरों में से एक थे, यानी जो सबसे अच्छे नाविक होते हैं उनमें से एक वो भी थे। द सिचुएशन ऑफ द फॉरवर्ड बिकेम रियली डेंजरस। अब परिस्थिति जो फॉरवर्ड जहाज़ थी उनकी, उसके लिए निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो गई थी। द शी वॉज क्लोजिंग बिहाइंड हर एंड इन अ फ्यू आवर्स द आइस grew so hard that men could run upon it and tow the brig in perfect safety. अब सिचुएशन वास्तव में ख़राब हो रही थी, और वो सिचुएशन ये थी कि जहाज़ जहाँ पे पहुँच चुकी थी उसके पीछे, जहाँ यानी जिस तरफ से जहाज़ आ रही थी उस तरफ, यानी जहाज़ के पीछे वाला रास्ता बिल्कुल बंद हो रहा था, तेज़ी से जमता जा रहा था बर्फ़, और आगे बहुत इम्पेनिट्रेबल बर्फ़ था जिसको तोड़ करके जाना मुश्किल था। और कुछ ही घंटों में ऐसा होगा कि ये बर्फ़ जो जम रहा था वो इतना हार्ड हो जाएगा कि उस पर दौड़ सकता है आदमी। और कह रहे कि टो द ब्रिग इन परफेक्ट सेफ्टी, और ब्रिग में जहाज़ होता है, जहाज़ को टो करके यानी कि रस्सी से बांध करके खींचा जा सकता था परफेक्टली, इतना हार्ड हो जाएगा वो जो आइस होगा। Since Hatteras was unable to avoid this obstacle, he decided to boldly attack it head-on by using his strongest blasting cylinders containing 8 or 10 pounds of powder. अब कैप्टन हैटर्स तो पहले तो ये चाहते थे कि सामने जो इतना बड़ा बर्फ़ का टुकड़ा आ गया है कि इससे बच करके निकलना मुश्किल है, इसको तोड़ना भी मुश्किल लग रहा है, इम्पेनिट्रेबल लग रहा है, तो वो सोच रहे थे कि बच करके इससे निकल जाएं दाएं बाएं से। लेकिन आज जब वो फेल हो गया, यानी बच कर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिला, तो उन्होंने देखा कि इससे इस ऑब्स्टेकल से अवॉइड करने का, यानी इस बाधा से बचने का कोई तरीका अगर नहीं मिल रहा है,
तो उन्होंने डिसाइड किया कि सीधे इसके ऊपर हेड ऑन अटैक किया जाए, हम कि सीधे सीधे इसके ऊपर अटैक करते हैं। और अटैक कैसे करेंगे? स्ट्रॉन्गेस्ट ब्लास्टिंग सिलेंडर्स, जो सबसे ज़्यादा मजबूत उनके ब्लास्ट करके बर्फ़ को तोड़ने वाले जो सिलेंडर थे उसका इस्तेमाल किया जाए, जिसमें एक एक सिलेंडर में 8 से 10 पाउंड गन पाउडर उसमें यूज़ होता है, और वो ब्लास्ट करते हैं तो काफ़ी पावरफुल होता है। उसका यूज़ करने का इन्होंने डिसीजन लिया। सिंस इट वॉज इम्पॉसिबल टू सा इट, क्योंकि उस बर्फ़ को सा करना यानी काटना, आरी जैसी चीज़ों से काटना असंभव था। दे ट्राइड टू ब्रेक द आइस इन दिस वे, उन्होंने इस तरीके से फिर उस बर्फ़ को तोड़ने की कोशिश की, यानी गन पाउडर लगा के उसको तोड़ने की कोशिश की। इन स्पाइट ऑफ ऑल दीज चैलेंजेस हैटर्स होप टू गेट थ्रू द नेक्स्ट डे। इतनी सारी चुनौतियां थीं सामने, पीछे रास्ता बंद हो रहा था, आगे का रास्ता बंद ऑलरेडी था, जाने का रास्ता नहीं मिल रहा था। इन चुनौतियों के बावजूद भी कैप्टन हैटर्स को ये उम्मीद थी कि अगले दिन वो आगे बढ़ने में सफल हो जाएंगे। बट ड्यूरिंग द नाइट अ gale raised the crust of the ice in the sea, and the terrified pilot was heard shouting, "Look at the aft! Look out there aft!" अभी रात का समय था। अगले दिन उम्मीद थी कैप्टन हैटर्स को कि हम इसको तोड़ करके आगे बढ़ने में सफल हो जाएंगे, लेकिन वो अगला दिन आने के पहले उसी रात को ही कुछ अलग हो गया, और जो हुआ उसी के बेस पे इसका टाइटल रखा गया है अटैक्ड बाय द आइस, यानी आइस का अटैक हो गया उसी रात को। देखिए क्या होता है। बट ड्यूरिंग द नाइट, लेकिन रात को ही, अ गेल, गेल मीन्स होता है स्ट्रॉन्ग विंड, तेज़ हवा। अ गेल रेज्ड, तेज़ हवा चलनी शुरू हो गई। द क्रस्ट ऑफ द आइस इन द सी एंड द टेरिफाइड पायलट हैड शाउटिंग। और तेज़ हवा चलने से क्या हुआ, जो बर्फ़ जमा हुआ था समंदर में, वो बर्फ़ तेज़ हवा के चलते टूटने लगा, और जो पायलट था यानी जो कमांड में था, जो जहाज़ को देख रहा था आगे पीछे क्या हो रहा है, पायलट वो जो ड्यूटी पे था उसने ज़ोर से चिल्लाया, लुक आउट देयर आफ्ट, अपने आसपास देखो जल्दी से, लुक आउट देयर आफ्ट, अपने आसपास देखो क्या हो रहा है। इन सबको सतर्क किया चिल्ला करके कि देखो हमारे पास क्या हो रहा है, यानी जहाज़ के नज़दीक की परिस्थितियाँ कैसी हो गई हैं, ये जल्दी से चिल्ला करके उसने सबको वार्निंग दी। What Hatter saw in the dim light was indeed alarming. अब उसके चिल्लाने के बाद सब लोग अलर्ट हुए, कैप्टन हैटर्स भी हुए। तो उन्होंने जो धुंधले प्रकाश में देखा, डिम लाइट थी, धुंधला प्रकाश था, तो उस प्रकाश में जो कुछ भी उन्होंने देखा, इंडीड अलार्मिंग, वो वास्तव में बहुत ज़्यादा अलार्मिंग था, यानी चौंकाने वाला था। अ ग्रेट मास ऑफ आइस ड्रिफ्टिंग नॉर्थवर्ड विद द टाइड। ये देखा गया एक बहुत बड़ा बर्फ़ का टुकड़ा उत्तर दिशा की तरफ मूव कर रहा था, और वो रीजन उसके मूव करने का था कि टाइड यानी कि समुद्र की लहर की वजह से, यानी कि समुद्र के पानी में किसी कारण से लहर पैदा हो गई थी, नीचे से विक्षोभ पैदा हो गया था, और उसकी वजह से एक बहुत बड़ा बर्फ़ का टुकड़ा उत्तर दिशा में की तरफ मूव करता हुआ दिखा। वाज रशिंग टूवर्ड्स द ब्रेक विद द स्पीड ऑफ एवलांच, और वो इतनी तेज़ गति से जहाज़ की तरफ बढ़ रहा था जैसे मानो कोई एवलांच हो। एवलांच कहते हैं, जिसे दो टर्म है, लैंड स्लाइड एंड एवलांच। लैंड स्लाइड मतलब कि जो ज़मीन का टुकड़ा टूट करके गिरता है पहाड़ों पर से, तेज़ी से नीचे सरकता है, उसको लैंड स्लाइड कहते हैं। और ऊंचे पहाड़ों पे जहाँ पे बर्फ़ हमेशा जमा रहता है, वहाँ से जब बड़ा बड़ा बर्फ़ का टुकड़ा टूट करके नीचे की तरफ सरक के गिरता है तो उसको एवलांच कहते हैं। तो बड़ी तेज़ गति से गिरता है ऊपर से नीचे। तो ये कह रहा है, यहाँ पे कंपेयर कर रहा है कि जो बर्फ़ टूट करके उत्तर दिशा की तरफ बढ़ रहा था वो तेज़ी से आ रहा था, और इतनी तेज़ी से जैसे मानो कि एवलांच आ रहा हो जहाज़ की तरफ, यानी कि जहाज़ की तरफ आके वो टकराएगा जहाज़ से, ऐसी परिस्थितियाँ बन गई थी।
ऑल हैंड्स ऑन डेक शाउटेड कैप्टन। अब कैप्टन हैटर्स जो हैं वो सबको चिल्ला करके, ज़ोर से चिल्ला करके ये आदेश देते हैं कि ऑल हैंड्स ऑन डेक, सभी के सभी लोग डेक पे आ जाओ, यानी कोई भी नीचे अंदर जहाज़ में नहीं रहेगा, सब के सब ऊपर आ जाओ डेक के ऊपर। द फ्लोटिंग माउंटेन वॉज हार्डली हाफ अ माइल अवे, द आइस वॉज क्रैशिंग टुगेदर क्रिएटिंग अ ओमिनस दिन। वो बड़ा सा पहाड़ जैसा जो बर्फ़ का टुकड़ा था वो तेज़ी से आ रहा था आगे, और अब लगभग हाफ माइल अवे, आधा मील दूर रह गया था जहाज़ से। द आइस वॉज क्रैशिंग टुगेदर, और जब आगे बढ़ रहा था तो उसके रास्ते में जो बर्फ़, अभी जो नया नया जमा बर्फ़ था, जो वो था वो टूट रहा था उससे टकरा करके। क्रिएटिंग एन ओमिनस डिन, और इस सब की परिस्थितियों को देख करके बड़ी अशुभ, ओमिनस डिन का मतलब होता है ऐसी चीज़ कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है, ऐसी संभावना बन रही थी, यानी कि किसी बहुत बुरे होने का संकेत दे रहा था। दैट इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पेरिल वी हैव फेस्ड सो फार, डॉक्टर सेड जॉनसन। अब जो क्रू मेंबर्स हैं वो आपस में बातें कर रहे हैं। एक जॉनसन नाम का व्यक्ति है जो एक दूसरे व्यक्ति जो डॉक्टर है उससे कह रहा है कि डॉक्टर, कि अब तक हमने जितनी भी कठिनाइयों का सामना किया है उसमें से ये सबसे बड़ा है जो अभी आ रहा है हमारे सामने। इंडीड आंसर्ड द डॉक्टर क्वाइटली, डॉक्टर बड़ी शांति से जवाब देता है कि हाँ बिल्कुल, अब तक का ये सबसे बड़ा है। अ रियल अटैक विच वी मस्ट रिपेल, एडेड द बोस्टवेन। जो बोट्सवेन है वो कहता है, यानी बोट्सवेन ये कहता है कि रियल अटैक हो गया है, यानी कि एक वास्तव में बर्फ़ का अटैक हो गया है हमारे पास, हमारे ऊपर, जिसको हमें रिपेल करना है, यानी जिसको हमें दूर करना है इस अटैक को। बोट्सवेन कहते हैं उस व्यक्ति को, इसका एक्चुअली मीनिंग होता है शिप्स ऑफिस इन चार्ज ऑफ इक्विपमेंट एंड द क्रू। ये बोल्ड में लेटर में लिखा हुआ, मतलब कि मीनिंग आपके बुक में है इसका, देख सकते हैं आप, यानी जो जो इक्विपमेंट वगैरह का जो चार्ज रखता है उसको बोट्सवेन कहते हैं। तो वो कहता है कि रियल अटैक हुआ है और इसे हमें दूर करना होगा। इनफैक्ट दिस इज़ लाइक अ ह्यूज फ्लॉक ऑफ एंटीडायोलियन एनिमल दैट माइट हैव लिव्ड नियर द पोल एंड आर हेडिंग टू चार्ज एट अस। अब कह रहे हैं, कोई कह रहा है कि ये ऐसा लग रहा है कि एंटी डायलुवियन, यानी कोई पुराने ज़माने का, पुराने फैशन का, यानी पुराने तरीके का कोई जानवर है जो नॉर्थ पोल के पास रहता है और अब सीधे सीधे हमारी तरफ बढ़ रहा है हमारे ऊपर अटैक करने के लिए, ऐसा लग रहा है। कोई कंपेयर करता है कि किसी जंगल में कोई जानवर हो पुराना ज़माने का, नहीं वो उस तरह का आप सुने देखेंगे कि फ़िक्शन मूवीज वगैरह में कि पुराने ज़माने के बहुत बड़े बड़े आकार के जानवर और बड़े अजीब अजीब तरह के जानवर दिखाए जाते हैं जो आते हैं और अटैक करते हैं। तो ये उस तरह से कंपेयर कर रहा है, कोई उस तरह का कोई पुराने ज़माने का जानवर आके अटैक कर रहा है जो नॉर्थ पोल पे रहता है। Besides, added Johnson, some carry sharp lances, of which you had better take care, doctor. एडेड जॉनसन, ही जॉनसन आगे कहता है कि बिसाइड्स सम कैरी शार्प लेंसेज ऑफ विच यू हैड बेटर टेक केयर, डॉक्टर। डॉक्टर को मजाक करता है कि इसके अतिरिक्त ये बात है कि डॉक्टर की कुछ सम कैरी शार्प लेंसेज, की हो सकता है कि जो अटैक हो रहा है उसमें कुछ बहुत नुकीली यानी शार्प चीज़ें हों जो काट ओट दें चीज़ों को, यानी आपके शरीर को काट के नुकसान पहुंचा दें। इसलिए डॉक्टर आपको थोड़ा ज़्यादा केयर रहने की ज़रूरत है, यानी डॉक्टर को एक तरह से वो मजाक करे डॉक्टर से कि अटैक हुआ है थोड़ा अपने को बचा के रखना, नहीं देखना चोट न लग जाए, इस तरह की चीज़ें। इट इज़ अ रियल सीज शाउटेड द डॉक्टर। डॉक्टर जो है वो मजाक के मूड में नहीं है, वो सीरियस होकर कहता है कि इट इज़ रियल सीज शाउटेड डॉक्टर। डॉक्टर कहता है कि बिल्कुल एक वास्तव में सीज है, यानी कि चारों तरफ का घेरा है, यानी हम लोग चारों तरफ से घिर चुके हैं।
वेल लेट्स रन टू द रैम्पार्ट्स। और वो कहता है कि चलो हम रैम्पार्ट्स की तरह, यानी प्रोटेक्टिव बैरियर होता है, यानी कि सुरक्षा के लिए बनाया हुआ था वो बैरियर है। कह रहा है कि हम चलो उधर चलते हैं, रैम्पार्ट्स की तरफ चलते हैं। He ran aft where the crew, provided with beams and bars, were standing really to repel his formidable assault. He ran aft वह दौड़ के उस तरफ नज़दीक पहुंचता है जहां पे क्रू मेंबर्स खड़े हैं, और वो सारे क्रू मेंबर्स के पास, किसी के पास बीम है, बार है, यानी किसी के पास हाथ में बड़ा सा डंडा है, रॉड है, यानी कुछ हाथ में सबके है। वो आ रहा है जो बर्फ़ का टुकड़ा उसको रिपेल करने के लिए। वे आर स्टैंडिंग रेडी टू रिपेल दिस फॉर्मिडेबल असॉल्ट। इस जो आ रहा है वो अटैक हो रहा है जिससे बचना मुश्किल है, तो उसको रिपेल करने के लिए, उसको दूर करने के लिए सबके पास हाथ में कुछ न कुछ है, लेकर सब लोग खड़े हैं, उसकी तरफ दौड़ करके जाते हैं। And the avalanche came on, growing larger every moment as it cut up the floating ice in the eddy. कह रहे जो एवलांस आ रहा था सामने, बर्फ़ का टुकड़ा जो तेज़ी से बढ़ता हुआ आ रहा था जहाज़ की तरफ, वो आ रहा है वैसे ही, और हर पल और बड़ा होता जा रहा है, क्योंकि उसके रास्ते में जो भी बर्फ़ है उसको वो तोड़ करके अपने साथ इकट्ठा करता हुआ आ रहा है, तो और बड़ा होता आ रहा है हर पल। Hatters had ordered for the cannon to be loaded with ball to break the threatening line, but the mass of the ice advanced with great force towards the brig. कैप्टन हटर्स ने ये आदेश दे रखा है कि कैनन को तैयार रखा जाए। कैनन मतलब लार्ज गन होती हैं, बहुत बड़ी बड़ी गन होती हैं। ऐसे देखोगे पुराने ज़माने की तोपें, ऐसे दो ठो चक्के के ऊपर ऐसे लंबी सी बैरल लगा रहता था ऐसे, और यहाँ से उसमें बारूद डाल करके फायर करते थे, उसको कैनन कहा जाता है। तो बड़ी जो कैनन थी, यानी तोपें थी उस ज़माने की, उनको बोला कि इसमें गोला वोला भर के तैयार रखो, जो आ रहा है इसको अटैक करके तोड़ने के लिए। लेकिन वो बड़ा सा जो टुकड़ा था बर्फ़ का, वो लगातार ब्रिग की तरफ, यानी जहाज़ की तरफ बढ़ ही रहा था। A crash was heard, and as it came against the starboard, a quarter part of the rail gave away. तभी ये हुआ कि क्रैश सुना गया, यानी किसी चीज़ के टकरा करके टूटने की आवाज़ सुना। तो क्रैश साउंड सुना गया, टकराने की आवाज़ सुनाई दी, टकरा करके कुछ टूटने की आवाज़ सुनाई दी। और मतलब ये हुआ कि स्टार बोर्ड साइड में, स्टार बोर्ड कहते हैं उस साइड को, जब आप जिस तरफ जहाज़ मूव कर रही हो उस तरफ मूव करके अपना फेस करके खड़े हो जाएं, तो आपके दाहिने हाथ में जो साइड दिखाई दे उसको स्टार बोर्ड कहते हैं। तो स्टार बोर्ड साइड में आकर के वो टकरा गया बर्फ़ का टुकड़ा, यानी वो सीधे सीधे नहीं बल्कि कुछ पार्ट उसका आके टकराया बर्फ़ का, और अ क्वार्टर पार्ट ऑफ द रेल गेव अवे। और टकराने का परिणाम ये देखा गया कि जो रेल, यानी किनारे पे जो बाउंड्री लगी हुई थी, रेलिंग जिसको हम लोग कहते हैं, वो लगा हुआ था, वो उसका 1/4 हिस्सा टूट गया। लेट नो वन मूव, शाउटेड हैटर्स, लुक आउट फॉर द आइस। कैप्टन हैटर्स उसमें आदेश देते हैं कि कोई भी अपनी जगह से इधर उधर नहीं भागेगा। लुक आउट फॉर द आइस, बर्फ़ को देखो, यानी बर्फ़ को ढूंढो और उसको दूर भगाओ। ये अटैक का सीन दिखाया हुआ है। लार्ज चंक्स ऑफ आइस weighing many hundredweight scaled the side of the ship. The smaller pieces hurled as high as the yards and fell back in sharp arrows, breaking the shrouds and cutting the riggings. टकराने के बाद की परिस्थिति बता रही कि क्या हुआ कि लार्ज चंक ऑफ आइस weighing many hundredweight scaled the side of the ship. बड़े बड़े बर्फ़ के टुकड़े जिनका वज़न मेनी 100 था, यानी कई 100 किलो वज़न था जिनका, उतने बड़े बड़े जो बर्फ़ के टुकड़े थे वो स्केल द साइड ऑफ द शिप,
वो जहाज़ के किनारे पे आकर के टकराए थे। द स्मॉलर पीसेज हर्ल्ड एज हाई एज द यार्ड्स। और जो बर्फ़ के छोटे छोटे टुकड़े थे, यानी बर्फ़ जो जहाज़ थी उसके बगल में तो बहुत बड़े बड़े कई सौ किलो के टुकड़े आके सब नज़दीक हो गए थे टकराने के बाद। और जो छोटे टुकड़े थे वो टकराने के बाद ऊपर हवा में उड़ गए थे और कई गज ऊपर उड़ गए थे। और जब ऊपर से नीचे गिरे तो एंड फेल बैक इन शार्प एरोज। और जब ऊपर से नीचे गिर रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि बहुत नुकीले तीर की तरह वो काम कर रहे हैं, और एरो की तरह काम कर रहे हैं, यानी तीर की तरह काम कर रहे हैं। और वो जब नुकीले होके गिर रहे थे तो क्या कर रहे थे, ब्रेकिंग द श्राउड्स एंड कटिंग द रिगिंग्स। और उससे हो ये रहा था कि वो तीर की तरह गिर रहे थे तो ऊपर जो कपड़ा पाल जिसको हम लोग कहते हैं वो लगा हुआ था उसको फाड़ रहे थे, काट रहे थे। और रिगिंग्स यानी जो रस्सियाँ बंधी हुई थी उन रस्सियों को काट दे रहे थे। द men were overcome by the numberless enemies who were heavy enough to crush 100 ship like the Forward। जो उस पे लोग थे काम करने वाले, जो जहाज़ पे क्रू मेंबर्स थे, उनको एक ऐसे दुश्मन से सामना करना था, ऐसे दुश्मन को हरा करके जीतना था जो इतना मजबूत था, इतना इतना भयानक था, इतना हैवी था कि जो जहाज़ उनकी थी उस तरह के सैकड़ों जहाज़ को अकेले वो नष्ट कर सकता था। यानी जो बर्फ़ आके टकराया था वो इतना था, ये कह रहे हैं कि उसको सैकड़ों जहाज़ों को नष्ट कर सकता था, वो इतना शक्तिशाली था। और उससे उन लोगों का सामना था। Everyone tried to drive away these lumps. Many sailors, including Bolton, whose left shoulder was badly torn, were wounded by the sharp edge of ice। सारे के सारे जो लोग थे उस जहाज़ पे सबके सब एक ही कोशिश कर रहे थे कि बर्फ़ के जो लम्प्स हैं, टुकड़े हैं, इनको दूर किया जाए, यानी कि जहाज़ से दूर रखा जाए, उसको पुश करके धक्का दे करके दूर किया जाए। बहुत से सेलर ऐसे थे जो चोटिल हो गए थे, घायल हो गए थे, जिसमें कि एक नाम दिया है बॉल्टन का लेफ़्ट शोल्डर बैडली टर्न हो गया था, बहुत बुरी तरह से कट गया था, फट गया था, बर्फ़ जो नुकीला बर्फ़ गिर रहा था ऊपर से उससे। और लेकिन फिर भी सब के सब लगे हुए थे उस बर्फ़ के टुकड़ों को दूर भगाने में। लाउड नॉइज़ वेयर हर्ड। और ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ सबकी सुनी जा सकती थी। द डार्कनेस ऑफ द नाइट एडेड द हॉरर एज द आइस बोर अ सेनिस्टर ग्लो इन द फेडिंग लाइट ऑफ द इवनिंग। जो रात का समय था, यानी अब शाम हो रही थी चूँकि, तो शाम का समय होने की वजह से प्रकाश कम था, इससे परेशानी और बढ़ गई थी और भयानक दृश्य हो गया था। और उसमें क्या था, और एक परेशानी ये थी कि शाम अभी हो रहा था, ये अभी यहाँ पे शाम बता रहे हैं, तो शाम हो गया था, तो दिखाई तो कम दे रहा था, लाइट डिम थी, लेकिन एक चीज़ था कि शाम के समय अभी आकाश में तिरछी रोशनी रहती है, और जब रोशनी बर्फ़ पे पड़ती है तो बड़ी तेज़ी से रिफ्लेक्ट होती है, वो वहाँ से लाइट का रिफ्लेक्शन बर्फ़ से बहुत तेज़ होता है, और इतना तेज़ होता है कि आंखें चौंधिया जाती हैं, आदमी देख नहीं पाता। उसमें ब्लैक जो है वो चश्मे लगाने पड़ते हैं, नहीं तो आँख खराब हो जाएगा। तो यहाँ दोनों परिस्थितियाँ थी एक साथ। एक तो शाम हो गई थी तो लाइट कम था, और ऊपर चूँकि तिरछी लाइट पड़ रही थी बर्फ़ के ऊपर, तो वहाँ से चमक बहुत तेज़ आ रही थी। तो बहुत तेज़ चमक आए तो उसमें और नहीं दिखाई देता है। अंधेरा हो और उसमें लाइट जल जाए, जब कभी आप महसूस करिएगा शाम ढल रही हो और सामने से गाड़ियों की लाइट जब आती है तो और ज़्यादा नहीं दिखाई देता है। तो वही कंडीशन इनके साथ हो गई थी कि वो सिनिस्टर ग्लो इन द फेडिंग लाइट ऑफ द इवनिंग। शाम का एक तो फेडिंग लाइट था, ऊपर से उस बर्फ़ की बहुत तेज़ चमक थी, डेंजरस खतरनाक चमक थी, तो उसमें और दिखाई नहीं दे रहा था, तो परेशानी और बढ़ गई थी। हैटर्स ऑर्डर
साउंडेड एबव ऑल द सुपरनैचुरल कन्फ्लिक्ट ऑफ मैन विथ आइस। अब इस जितने भी सुपर नेचुरल कन्फ्लिक्ट था मनुष्य का बर्फ़ के साथ, यानी कि बर्फ़ से ये मनुष्य का एक टकराव था जो इस टकराव में जो भी हल्ला गुल्ला शोरगुल हो रहा था, उन सारे आवाज़ों से ऊपर कैप्टन हटर्स के चिल्ला करके आदेश देने की आवाज़ सुनाई दी। द शिप yielding to this enormous pressure inclined to larboard। कैप्टन हटर्स के का आदेश सुनाई दिया कि जो शिप है वो लारबोर्ड की तरफ झुक रही है, यानी कि जो राइट साइड था उसके अपोजिट लेफ़्ट साइड की तरफ जो है जहाज़ झुक रही थी। इसका ये आवाज़ सुनाई दी कैप्टन हटर्स की तरफ से। द एंड ऑफ द मेन यार्ड was already touching the ice, hinting at the risk of breaking the mast। The end of the main yard, जो मेन यार्ड था नहीं, जो डेक के ऊपर जो मेन यार्ड था नहीं, खुला हुआ जो जगह था होता है, अगर वो एंड हो गया, उसकी एंडिंग दिख रही थी, यानी वो पूरा भरा हुआ दिख रहा था। ये पहले इस बात का संकेत था कि हिंटिंग द रिस्क ऑफ द ब्रेकिंग द मस्ट, जो मस्ट था मस्तूल जो खड़ा रहता है ऊपर, वो पहले ही उस पर अटैक हो चुका था, वो ब्रेक हो चुका था। इसका पहले संकेत दे रहा था कि मेन यार्ड में बर्फ भरा हुआ था। हटर्स सॉ द डेंजर। अब ऐसी परिस्थिति में कैप्टन हटर्स ने देखा कि खतरा क्या हो गया है, किस तरह का खतरा है। खतरा क्या देखा? द ब्रिक कुड ओवर टर्न एंड द मस्ट ईजिली कैरीड अवे एनी मोमेंट। उन्होंने देखा कि खतरा अब ये हो गया कि किसी भी क्षण जो जहाज़ है वो ओवर टर्न हो सकता है, उल्टा हो सकता है, यानी कि दाहिने तरफ से जहाज़ उठने शुरू हो गया था, बाएं तरफ झुकना शुरू हो गया था। तो कैप्टन हटर्स ने देखा कि अब तो जहाज़ पलट सकता है, किसी भी क्षण पलट जाएगा, और पलटेगा तो जो उसके ऊपर का मस्त जो अभी टूटा हुआ है वो किसी भी क्षण टूट करके पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। द ब्लॉक ऑफ आइस एज लार्ज एज द शिप अपीयर टू बी पासिंग अलॉन्ग द कील। ये देखा गया कि एक बर्फ़ का टुकड़ा जो इतना बड़ा था जितनी जहाज़ खुद बड़ी थी, वो अपीयर टू बी पासिंग अलॉन्ग द कील, वो उस जहाज़ की कील का मतलब होता है जहाज़ का नीचे वाला हिस्सा। जैसे मान लो ये जहाज़ अगर है तो इसका ये नीचे वाला हिस्सा, ये जो है इसको कील कहते हैं। तो अगर कि जहाज़ का नीचे वाले हिस्से की तरफ, यानी जहाज़ के अंदर एक जहाज़, बहुत बड़ा सा बर्फ़ का टुकड़ा जो जहाज़ जितना ही बड़ा था, वो नीचे की तरफ जा रहा था, ऐसा देखने में आया। इट रोज विथ इररेसिस्टिबल पावर एंड केम ऑन पास्ट द क्वार्टर डेक। और वो जो बर्फ़ का टुकड़ा था वो ऐसा लग रहा था कि उसके नीचे इररेसिस्टिबल पावर से, इस तरह की शक्ति से जो अंदर जा रहा था उसकी, कि उसको रोका नहीं जा सकता था। और फिर केम पास द क्वार्टर डेक, और जो क्वार्टर डेक था नहीं, जहाँ पे क्वार्टर्स बने हुए थे, उस वाले हिस्से के पास उस जहाज़ के नीचे वो घुसा। हैड इट फॉलन ऑन द फॉरवर्ड इट वॉज सर्टेन that would have been the end of the everything। कह रही कि वो जो बर्फ़ का टुकड़ा था वो नीचे गिर करके जहाज़ के अंदर घुस रहा था। ये गनीमत की बात थी, यानी कि ये राहत की बात थी कि अंदर घुस रहा था, तो अभी पलटने का केवल अभी संदेह था कि पलट सकता है, खतरा अभी दिख रहा था। लेकिन अगर वो बर्फ़ का टुकड़ा सीधे सीधे गिर करके जहाज़ से टकरा गया होता, यानी जहाज़ पे गिर गया रहता, तो सब कुछ समाप्त हो गया रहता, कुछ भी बचने की उम्मीद नहीं बचती। यानी उतना बड़ा टुकड़ा जहाज़ पे गिरता तो जहाज़ टूट गया रहता ऊपर से। एवरी हैज़ बीन एंड ऑफ द एवरीथिंग, सब कुछ ख़त्म हो गया रहता अगर ऊपर आके टकरा गया रहता तो। सोन इट रोज इवन अबव द टॉप मस्ट एंड बिगेन टू टॉटर। अब जो जो बर्फ़ का टुकड़ा था जो अंदर घुसा था उस जहाज़ के, वो जल्दी ही अंदर घुसा और फिर टॉटर करने लगा, यानी कि हिलने डुलने लगा, यानी आगे बढ़ने लगा। अ क्राई ऑफ टेरर एस्केप्ड फ्रॉम एवरीवन्स लिप्स एज दे रैन बैक द स्टारबोर्ड। अब लारबोर्ड की तरफ, यानी कि बाएं तरफ जहाज़ झुक रहा था,
और झुकने के बाद वो टॉटर करना शुरू कर दिया, यानी कि हिलना डुलना यानी चलना शुरू कर दिया, मूव करना शुरू कर दिया। तो जो लोग लारवुड यानी कि बाएं साइड खड़े थे वो सबने खतरे को देखा और चिल्लाया ज़ोर से डर के मारे, और दाहिनी तरफ यानी कि स्टारबोर्ड की तरफ भागे। जस्ट एट दैट मोमेंट द सेलर्स फेल्ट द शिप being lifted up for an instant. She hung in the air. तभी जो सेलर्स थे उन्होंने महसूस किया कि अंदर जो बर्फ़ का टुकड़ा घुसा था वो ज़्यादा अंदर घुस गया था, और घुसने के बाद अब क्या हुआ था, फेल्ट द शिप बीइंग लिफ्टेड अप, लोगों ने महसूस किया कि जहाज़ ऐसे ऊपर उठ रहा है, यानी बर्फ़ का टुकड़ा जैसे अंदर जा रहा है, जहाज़ ऊपर उठ रहा था। फॉर एन इंस्टेंट शी हंग इन द एयर, कुछ क्षण के लिए जहाज़ ऐसे हवा में टंगा हुआ महसूस हुआ। लिंड ओवर एंड फेल बैक ऑन द आइस, फिर थोड़ा सा झुका और फिर वापस बर्फ़ के ऊपर वो जहाज़ ऐसे गिर गया ऊपर से नीचे, हवा में जो टंगा हुआ था और फिर नीचे आके उसी बर्फ़ पे गिर पड़ा। आफ्टर दैट द शिप रोल्ड सो हैवली दैट हर प्लैंक्स क्रैक्ड, और जब ऊपर से नीचे गिरा ऐसे हवा में तो इतना तेज़ से वो जहाज़ जो है वो हिला, रोल किया कि जैसे लगा कि उसके प्लैंक्स मैंने होता है लकड़ी का तख्ता, यानी कि लकड़ी के बड़े एक एक टुकड़े को, पटरे को कहेंगे हमारी भाषा में, कि प्लैंक्स मैंने पटरा टाइप का जो होता है लकड़ी का, उसको जोड़ जोड़ करके जहाज़ या नाव बनाई जाती थी उस ज़माने में कम से कम। तो वो एक एक प्लैंक उसका था वो हिल गया जैसे, ऐसा वो जब ऊपर से गिरा तो हुआ, बल्कि वो कह रहा है क्रैक्ड हो गया, यानी कि लगा कि वो हिल के टूट गया। रेस्ड बाय दिस राइजिंग टाइड, ड्रिवन बाय द आइस which attacked her art, the she rolled across the impenetrable ice। अब इस जो टाइड जो आया था जिसकी वजह से वो बर्फ़ का टुकड़ा आया और टकराया, फिर जहाज़ ऊपर थोड़ी सी उठी और फिर गिरी, इससे हुआ क्या कि जो सामने रास्ता बंद था बेल्चर स्ट्रेट में जो रास्ता बंद था, जो इम्पेनेट्रेबल जो आइस मास था, यानी जिसको काट करके पार कर पाना मुश्किल लग रहा था, इस टाइड की वजह से वो बर्फ़ का टुकड़ा वो टूट गया, वो हट गया रास्ते से। देखो हुआ क्या, रेज्ड बाय दिस राइजिंग टाइड, इस राइजिंग टाइड यानी इस टाइड के आने की वजह से क्या हुआ, ड्रिवन बाय द आइस विच अटैक्ड हर आर्ट, और जो अभी आइस आकर अटैक किया था जहाज़ पे, उससे क्या हुआ, शी रोल्ड अक्रॉस दिस इम्पेनेट्रेबल आइस, जो बर्फ़ का टुकड़ा सामने था जिससे बच के निकलना मुश्किल था, वो आइस का जो टुकड़ा था सामने वो इम्पेनेट्रेबल वो हट गया और रोल अक्रॉस हो गया, उससे हट गया वो, और वहाँ से रास्ता बन गया जहाज़ को आगे जाने का। आफ्टर अ मिनट ऑफ दिस स्ट्रेंज सेलिंग विच सिम्ड एज लॉन्ग एज अ सेंचुरी, एक मिनट यानी ऐसे कह लो कुछ मिनट, जब ये ख़तरा था, जब इस खतरे के दौर से गुजर रहे थे वो लोग, उन क्षणों में जो कि कई सेंचुरीज सदियों की तरह लंबा लग रहा था, उसके बाद वो जहाज़ फिर से चलने के लायक बन गया, यानी कि रास्ता मिल गया। शी फेल बैक ऑन द फील्ड ऑफ आइस, ब्रोक इट विथ हर वेट एंड गॉट बैक इनटू हर नेचुरल एलिमेंट। शी फेल बैक ऑन द फील्ड ऑफ आइस, वो जहाज़ जो थी फिर से वो आइस फील्ड यानी कि जो बर्फ़ जमा हुआ था उस पर आ गई, उस पर आके गिरी कह रहा है, मतलब वो आ गई उस पर। ब्रोक इट विथ हर वेट, और जहाज़ जब उस पर आके गिरी थी तो जहाज़ का अपना खुद का बहुत वज़न है, तो अपने वज़न की वजह से थोड़ा सा उसमें टूट फूट हुआ। एंड गॉट बैक इनटू हर नेचुरल एलिमेंट, और फिर से अपने नेचुरल एलिमेंट में आ गई। मतलब यहाँ पे एक ये भी है कि वो जब ऊपर से नीचे थोड़ी सी जहाज़ ऐसे गिरी तो एक तो टाइड की वजह से वो जो इम्पेनेट्रेबल मास था वो हट गया था, टूट गया था, और फिर जब जहाज़ ऊपर से नीचे गिरी तो फिर से
उसने बर्फ़ को भी नीचे तोड़ा अपनी वज़न की वजह से और अपने नेचुरल एलिमेंट में आ गई। इसका मतलब ये है कि बर्फ़ को ऊपर से जब गिरा तो बर्फ़ तोड़ करके नीचे वाला पानी में आ गई। आप जानते हैं जब बर्फ़ जमता है समुद्र में या झील में तो ऊपर की लेयर बर्फ़ में बदलती है, अंदर उसके पानी रहता है, पानी के ऊपर वो बर्फ़ जमा रहता है। तो ऊपर के बर्फ़ को तोड़कर अपना नेचुरल एलिमेंट यानी कि पानी में आ गया वो, यानी उसको चलने का रास्ता मिल गया। We have got by the thick ice, shouted Johnson, who had run forward. तो अभी आगे दौड़ कर आया था जॉनसन ने चिल्लाया था कि वी हैव गॉट बाय द आइस, थिक आइस, हम इस मोटे आइस से पार हो रहे हैं, यानी कि इससे हम निकल रहे हैं, निकल गए हैं। थैंक गॉड सेड हैटर्स, हैटर्स बोलते हैं ईश्वर को धन्यवाद है। इनफैक्ट द ब्रिग ले इन द सेंटर ऑफ द बेसिन ऑफ आइस and although her keel lay under water, she was drifting along. कह रहे कि कैप्टन हटर्स बोल रहे थैंक गॉड, कह रहे कि वास्तव में जो जहाज़ है ले इन द सेंटर ऑफ द बेसिन ऑफ आइस, ये जो बेसिन है, ये जो खाड़ी है जैसे दिख रही है, इसके बीच में हमारी जहाज़ है। चारों तरफ बर्फ़ है, बर्फ़ दिख रहा है, लेकिन फिर भी क्या है, हमारी जहाज़ का जो कील है वो अंडर वाटर है, नहीं जहाज़ का जो निचला सिरा है बिल्कुल वो पानी से टच कर रहा है। एंड सी वॉज ड्रिफ्टिंग अलॉन्ग, और हमारी जहाज़ है वो धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। एज डे ब्रोक, अब रात बीत गई, शाम के समय सब शुरू हुआ था, रात को हुआ, रात बीत गई अब। तो जब सुबह हुआ तो क्या देखा लोगों ने, इट वॉज एविडेंट दैट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ सबमरीन करेंट द मास ऑफ आइस वॉज फ्लोटिंग नॉर्थवर्ड विथ ग्रेट स्पीड। जब सुबह हुई तो लोगों ने देखा कि अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ सबमरीन करेंट, सबमरीन का मतलब होता है वो चीज़ जो पानी के अंदर डूबा हुआ हो, उसको सबमरीन कहते हैं। और करंट मतलब धारा, यानी कि पानी के अंदर, समुद्र के पानी के अंदर एक धारा चल रही थी और उस धारा के प्रभाव में वो बर्फ़ जो था वो मूव कर रहा था और उसी के साथ जहाज़ भी उत्तर दिशा की तरफ तेज़ी से मूव कर रही थी। द फ्लोटिंग आइस कैरीड द फॉरवर्ड विथ इट, वो तैरता हुआ बर्फ़ का टुकड़ा अपने साथ उस जहाज़ को भी लेके जा रहा था। In order to prepare for any accident, hatters had a large supply of provisions carried on deck, as well as materials for camping, clothing, and